हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट एक सेशन हमने चलाया हुआ है, लीगल करंट अफेयर विद रिसेंट केस लो, जिसमें हम 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट केस लो डिस्कस करते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ में हम क्या करते हैं, जो मेन प्रोविजन है उसका किस वजह से किससे रिलेटेड वो केस लो है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो चलिएगा, आप बहुत अच्छे से इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही करेंगे। और आज का सबसे पहला कौन सा सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं हम, तो आज के लीगल करंट अफेयर का पहला सेक्शन है आपका सेक्शन 243 सब क्लोज 2 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, सब क्लोज 2 ऑफ सीआरपीसी किसका, 243 का। देखेंगे यहाँ पे हम बात करेंगे। देखिएगा ये कहाँ का है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैटर है। क्या केस है, कौन सा केस अभी 2024 में आया, इससे रिलेटेड इसका नाम है आपका दिवाकर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें हेल्ड हुआ है किस चीज को लेकर के, 243 जो है आपका 243 सब क्लोज 2 जो सीआरपीसी का है उसको भी डिस्कस करेंगे हम। उसमें क्या बात की गई है, तो इसमें बात की गई है कि मजिस्ट्रेट कैन नॉट वर्ड है वहां पर, कैन नॉट कंपेल नहीं कर सकता। किस चीज के लिए कंपेल नहीं कर सकता, तो वो कंपेल नहीं कर सकता रीअपीयरेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशंस। अपीयरेंस एक बार आई है, रीअपीयरेंस मतलब दोबारा बुलाने के लिए उसको क्या नहीं किया जा सकता, कंपेल नहीं किया जा सकता। कौन नहीं कर सकता है, मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। ये अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हेल्ड किया है कि हाईकोर्ट वो मजिस्ट्रेट कैन नॉट कंपेल रीअपीयरेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस ऑलरेडी एग्जामिन। अगर किसी को पहले एग्जामिन कर लिया है तो आप उसको रीअपीयरेंस के लिए नहीं बुलाएंगे दोबारा। ठीक है, रीअपीयरेंस के लिए नहीं बुलाएंगे, लेकिन ये जनरल रूल नहीं है कि कभी नहीं बुलाए जाएंगे। एक बात है कि आप जनरली ये नहीं बुलाएंगे, बट बुला सकते हैं। कब बुला सकते हैं उसको मैं बताती हूँ आपको, कि विटनेस ऑलरेडी एग्जामिन अनलेस, ये जो अनलेस लग जाता है ना, इसके बाद ये है कि जनरल रूल तो ये है कि नहीं बुलाएंगे, लेकिन बुलाएंगे कब, जब इसके बाद किस चीज को लेकर के, अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है। कौन, मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है किस चीज को लेकर के, कि मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई है कि इट इज नेसेसरी, ये आवश्यक है, टू मीट द एंड ऑफ जस्टिस। किस चीज के लिए, एंड ऑफ जस्टिस के लिए उस व्यक्ति की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, तो बुला सकता है, अदरवाइज उसको रीअपीयरेंस के लिए नहीं बुलाया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है और उसी का मोस्ट इंपोर्टेंट 2024 का ये केस है। आपका पीटी के लिए भी इंपोर्टेंट है, ये पीटी में केस जो सेक्शन है ये कई बार पूछा भी गया है, तो उसका केस भी इंपॉर्टेंट होता है और मेंस में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप 243 लिखेंगे तो अभी ये लेटेस्ट केस भी उसमें जरूर लिखेंगे, तो आपका एक आंसर क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी औरों के मुकाबले। ठीक है, तो इसी को देखेंगे यहाँ पर क्या है, अगर मजिस्ट्रेट नहीं कंपेल करेगा दोबारा बुलाने के लिए उस विटनेस को जिनको पहले एग्जामिन कर लिया है, जनरल रूल ये बात कहता है, लेकिन बुला सकते हैं कब, फॉर द एंड ऑफ जस्टिस। एंड ऑफ जस्टिस के लिए कब, जब मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ एंड ऑफ जस्टिस के लिए उसको बुलाना आवश्यक है वहां पर। ठीक है, ये बात तो हो गई हमारा इसकी जो मेन केस आई थी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि हम केस के साथ में उसका लीगल प्रोविजन भी डिस्कस करते हैं। तो अब 243 किसके बारे में बात करता है, ठीक है, तो 243 243 सब क्लोज 2 जो हमारा एक मतलब पूरा जो प्रोविजन है ये आपका, ये डील करता है हमारा एविडेंस फॉर डिफेंस में। ठीक है, यहाँ पर डिफेंस जो होता है वो अपना एविडेंस देता है। ठीक है, और उसी से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, प्रोविजन हमारा बीएनएसएस में, जो अब इसकी जगह सीआरपीसी की जगह हमारा बीएनएसएस आया है। ठीक है, तो वो कौन सा सेक्शन होगा जिसे रिलेट करके हम पढ़ सकते हैं, तो वो हमारा 266 होगा, 266 होगा किसका, बीएनएसएस का। बात है क्लियर यहाँ पर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, ओके, बीएनएसएस का। तो ये हमने देख लिया प्रोविजन की मेन केस क्या है, उसका रिलेवेंट प्रोविजन क्या है, एंड वो आपका बीएनएसएस से कौन से सेक्शन से रिलेवेंट है। सेकंड आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट। इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट कहां पर है, कौन से उसमें है, इसके बारे में बात करेंगे। कौन सी की, 482 ऑफ सीआरपीसी। कहां पर आता है ये हमारा, अगर हम सीआरपीसी में देखते हैं इनहेरेंट पावर, तो 482 है सीआरपीसी का। ठीक है, सीआरपीसी का। इसमें क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या हेल्ड किया है, ये केस है आपका यहां से, ये राजा राम शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर्स। ठीक है, राजा राम शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है ये। इसमें इनहेरेंट पावर को लेकर के मोस्ट इंपोर्टेंट बात की गई है, क्या की गई है उसको डिस्कस करेंगे। देखिएगा कि जो यहाँ पर ये केस है राजा राम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, इसमें हेल्ड हुआ है कि जो हमारा प्रोविजन है ना 482 ऑफ सीआरपीसी का, वो क्या करता है, हाई कोर्ट के पास देखो इनहेरेंट पावर होती है। इनहेरेंट पावर का मतलब क्या होता है कि जो कहीं स्पेसिफिक कोई प्रोविजन भी नहीं दिया गया है उसका भी क्या हो सकता है, उसका भी मतलब वहां पर हाई कोर्ट यूज कर सकता है फॉर द एंड ऑफ जस्टिस।
ठीक है, प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ प्रोसेस एंड फॉर द एंड ऑफ जस्टिस उसको हाई कोर्ट अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन जब इतनी बड़ी पावर दे दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनकंट्रोल्ड है, अब अपनी मर्जी से करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ चीजें हैं जो बार बार कोर्ट्स कहती हैं, डायरेक्शंस देती हैं कि आप अपनी पावर का तो यूज करेंगे, बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस के अधीन रहते हुए, कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए आप अपनी पावर का यूज करेंगे। तो इसमें हम देखें सबसे पहले अब क्या बात हेल्ड हुई है, अभी लेटेस्ट हमारा इससे लेकर के 482 ऑलरेडी मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, ओके, और इसमें अभी लेटेस्ट रूलिंग आई है तो ये वैसे भी इंपोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हाई कोर्ट के लिए बोला है कि जब आप हाई कोर्ट एक्सरसाइज करता है इनहेरेंट पावर को तो बहुत सोच समझ के करेगा, ठीक है, केयरफुली करेगा, ऐसा नहीं कि अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डिसीजन हो जाएगा, नहीं। हाई कोर्ट शुड एक्सरसाइज एग्जामिन केयरफुली, ठीक है, केयरफुली एग्जामिन किया जाएगा, ओके, whether the allegation would constitute the offense alleged against पर accused person accused। एक तरीके से हाई कोर्ट क्या करेगा, एग्जामिन करेगा बहुत केयरफुली कि क्या ये एलिगेशंस जो हैं वो कोई ऑफेंस उस पर बनता भी है इस एलिगेशन से एक्यूज पर या नहीं भी बनता है, ठीक है, एक्यूज पर बनेगा या नहीं बनेगा, कि ऑफेंस अलीज अगेंस्ट द पर्सन एक्यूज, जो एक्यूज पर्सन है उसके खिलाफ कोई ऑफेंस बनता है या नहीं बनता है। बातें क्लियर यहाँ तक, आगे देखेंगे। इसका प्रोविजन कहाँ पर दिया गया है हमारा 482 में किसकी पावर बताई है, हाई कोर्ट की बता रखी, हमने देख लिया। उसी तरीके से अगर हम अब बात करते हैं जो आपका बीएनएसएस है उसमें ये इनहेरेंट पावर कहां पर दी गई है बीएनएसएस में, तो वो दी गई है आपका सेक्शन 582, ठीक है, 482 ना होकर के 582 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो जाएगा, ठीक है। बातें क्लियर यहाँ तक, आगे देखेंगे इसका। इसमें बात क्या की गई है कि इट स्टेट्स दैट, क्या बात की गई है, तो वही सेम जो बात हमारी 482 में थी वो अब यहाँ पर कही गई है, क्या कि नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट, कोई भी कोड इस चीज को क्या नहीं करता, लिमिट नहीं करता, ठीक है, लिमिट करता हुआ डिम्ड नहीं किया जाएगा और ना ही अफेक्ट करेगा किसको, इनहेरेंट पावर, ठीक है, किसको नहीं लिमिट करेगा, इनहेरेंट पावर को नहीं करेगा, और किसकी पावर, हाई कोर्ट की पावर, इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट, किस चीज के लिए, कि वो मेक कर सकता है, क्या मेक कर सकता है, कोई भी ऑर्डर जो भी उसको लगता है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस कोड के अंदर, टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर दिस कोड, इस कोड में इसको इफेक्ट देने के लिए वो ऑर्डर होना बहुत जरूरी है। तो हाई कोर्ट की पावर को कोई नहीं रोक सकता, ये कोड स्पेसिफिक बात किया गया है, लेकिन वो जो पावर दी गई है किस काम को करने के लिए दी गई है, तो वो दी गई है टू प्रिवेंट द एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट, ठीक है। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, रोकना, क्या किस चीज को रोकने के लिए, कि कोई इस कोड का अब्यूज ना करे, अब्यूज होता है उसका कोई मिसयूज ना करे, गलत तरीके से उसका यूज ना किया जाए, ओके। तो अब्यूज द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट और अदरवाइज टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस, मैंने बात किया था ना यहाँ पर दो बातों को लेकर के, तो यहीं पे ये है कि फॉर द किस चीज के लिए, प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, एंड दूसरा आपका टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस के लिए हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो उसको अपनी 482 के अंतर्गत जो आपका बीएनएस में 582 है उसमें अपनी पावर को यूज कर सकता है। बातें क्लियर यहाँ तक, आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है एक केस इसी से रिलेटेड है, वो पहला ही है, ठीक है, हम लीडिंग भी देख रहे हैं ना उसके साथ साथ में, तो देखेंगे यहाँ पर क्या बात होती है। देखिएगा सूरज दिवेर का केस है, प्यारे लाल का यहाँ पर, ठीक है, 1981 का है। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो इनहेरेंट पावर है ना कोर्ट की, कुड नॉट बी एक्सरसाइज, जो इनहेरेंट पावर है हाई कोर्ट की वो एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए फॉर डूइंग दैट विच इज स्पेशली प्रोहिबिटेड बाय द कोड ऑफ सीआरपीसी। एक तरीके का यहाँ पे बात क्या की गई है, देखो इनहेरेंट पावर में हम बात कर रहे थे कि फॉर द एंड ऑफ जस्टिस और टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ क्या किया जा सकता है, आपका हाई कोर्ट अपनी एक तरीके से इनहेरेंट पावर को यूज कर सकता है। बात क्लियर यहाँ तक हो गया। लेकिन क्या हाई कोर्ट वो भी काम कर सकता है जो स्पेशल कोर्ट ने प्रोहिबिट किया गया है, तो यहाँ पे मना किया गया है कि जो काम प्रोहिबिटेड है ना, पहले से मना कर दिया कोर्ट ने, तो उसकी पावर हाई कोर्ट को नहीं है कि आप वो काम भी वहां पर इनहेरेंट पावर के थ्रू करेंगे, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। ये इस बात में इस केस में बात आई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका 2021 का है, ये विनोद कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें ऑब्जर्व किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि द डिसमिसल ऑफ एन अर्लियर पिटीशन, अगर किसी अर्लियर पिटीशन का डिसमिसल हो गया है 482 के अंतर्गत सीआरपीसी में, वुड नॉट बार फाइलिंग अ सब्सिक्वेंट पिटीशन, ठीक है, देयर अंडर इन केस फैक्ट्स जस्टिफाइड। ये बात की जाती है कि अगर अर्लियर
पिटीशन अंडर सेक्शन 482 को एक तरीके से क्या कर दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा से फाइल नहीं करेंगे। नॉट फाइलिंग ऑफ अ सब्सिक्वेंट पिटीशन, सब्सिक्वेंट मतलब ये कि एक बार पिटीशन आपने फाइल की थी, वो डिसमिस हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप दोबारा भी नहीं लेके आएंगे, सब्सिक्वेंट नहीं लेके आ सकते। यस, यहाँ पर लेके आ सकते हैं। ये विनोद कुमार का केस है, 2021 का ही है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि अगर अर्लियर पिटीशन डिसमिस हो गई है तो आप दोबारा भी लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने 2 बात यहाँ पर क्लियर कर ली है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट केस देखेंगे, नेक्स्ट प्रोविजन देखेंगे 504 ऑफ आईपीसी, ठीक है। क्रिमिनल लॉ का है ये आपका, आईपीसी का। क्या बात हुई थी इसमें, क्या हेल्ड हुई थी, कौन सा केस आया था, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट है आपका कि रिसेंटली द हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या हेल्ड किया है कि एनी स्टे स्टेटमेंट्स मेड बाय एनी पर्सन, कोई स्टे स्टेटमेंट किया जाता है किसी पर्सन के द्वारा, मे बी इनएप्रोप्रिएट, इम्प्रॉपर एंड रूड। कोई स्टे स्टेटमेंट अगर कर देता है, ठीक है, इस तरीके का, तो इसका मतलब वो इनएप्रोप्रिएट तो हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है और एक तरीके से रूड भी हो सकता है। बट सिर्फ इस तरीके के होने की वजह से क्या चीज नहीं हो सकती, बट इट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 504 ऑफ आईपीसी। 504 में वो आईपीसी का ऑफेंस नहीं बन जाता। अगर किसी ने स्टेटमेंट बोल दिया है, इनएप्रोप्रिएट हो सकता है, रूड हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसने 504 में ऑफेंस कमिट कर दिया है। तो अब आपको ये भी तो पता हो ना कि 504 कहता क्या है, पता होगा तभी तो आपको ये बात, स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आएगा कि क्या कह दिया इसने कोर्ट ने। तो पहले तो आपको पता हो, अभी मैं इसको बताऊंगी क्या है और ये बात किस केस में हेल्ड हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस केस का नाम हम देखेंगे यहाँ पर। जो ये ऑब्जर्वेशन मेड की गई थी वो मैटर था आपका जुदित मारिया मोनिका किलर एंड संगीता जम्मू कश्मीर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स का केस था ये, ठीक है, वर्सेस। यहाँ पर देखेंगे क्या ऑब्जेक्शन मेड की गई थी, ये यही की गई थी कि कोई स्टेटमेंट होता है वो इम्प्रॉपर हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो 504 में ऑफेंस कमिट करेगा। तो अब इसके लिए जानने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेक्शन 504 कहता क्या है, ठीक है। तो 504 का लीगल रिलेवेंट प्रोविजन देखेंगे हम यहाँ पर। 504 जो है, इंटेंशन इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ द पीस, ठीक है। एक तरीके से क्या, अगर कोई इंटेंशनली होता है, जानबूझ के आप इस काम को कर रहे हैं, ठीक है। इंटेंशनली इंसल्ट विद इंटेंट, क्या कर रहे हैं आप, इंसल्ट कर रहे हैं किस इंटेंशन से, टू प्रोवोक द ब्रीच ऑफ द पीस, उसको क्या करने के लिए, ब्रीच को, वो पीस को ब्रीच करने के लिए, ठीक है। प्रोवोक ब्रीच टू द ऑफ द पीस। इसकी पनिशमेंट 2 साल फाइन और बहुत कोई सा भी हो सकता है, मतलब 2 ईयर्स सजा है उसकी, 2 ईयर्स पनिशमेंट है, फाइन भी हो सकता है और बहुत दोनों भी हो सकते हैं वहां पर। इसके इंग्रेडिएंट्स आप समझेंगे कि क्या बात कही जाती है। पहला इंग्रेडिएंट्स है आपका इंटेंशनल इंसल्ट। कैसी इंसल्ट है वहां पर, इंटेंशनल इंसल्ट है, ठीक है। द इंसल्ट मस्ट बी सच एज टू गिव प्रोवोकेशन टू दी पोस्ट पर्सन इंसल्टेड। एक तरीके से द एक्यूज मस्ट इंटेंडेड टू नो दैट सच प्रोवोकेशन वुड कॉज अनदर टू ब्रेक द पब्लिक पीस और टू कमिट अदर ऑफेंसेस। एक तरीके से यहाँ पे यही बात होता है कि कोई दूसरों को इंसल्ट कर रहा है इसलिए कि वो गुस्सा करे और उससे क्या हो, वहां पर शांति भंग हो, जो पब्लिक पीस थी वो ब्रीच हो, या फिर वो एक तरीके से कोई अन्य अदर ऑफेंस कमिट करे वहां पर उसकी इंसल्ट करने से, जो उसने इंटेंशनली वहां पर किया है, ठीक है। अगर कोई इस तरीके से करता तो 2 साल की वहां पर सजा दी गई है, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट एक आपका आता है ऑर्डर 8। ऑर्डर 8 किस बारे में बात करता है आपको पता होना चाहिए। देखिएगा, मैं लास्ट क्लास में भी ये सारी बातें बताई थी जब हमारा इससे रिलेटेड केस आया था, ठीक है। ऑर्डर 6 जो हमारा है वो प्लीडिंग की बात करता है, इसी से निकलते हैं सारी चीजें, ठीक है। प्लीडिंग को हम 2 भागों में बांटते हैं, प्लेंट में और WS में। प्लेंट का ऑर्डर क्या हो जाता है हमारा, ऑर्डर 7 होता है और ऑर्डर 8 में हमारा WS हो जाता है। WS को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, आपका एक होता है सेट ऑफ, एक होता है आपका काउंटर क्लेम। ये हम इसी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को लेकर के हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑर्डर 8 आपका, और उसका रूल कौन सा हो जाएगा, रूल हो जाएगा 10 में देखेंगे क्या है। अभी यहाँ पर जस्टिस थे हमारे बीआर गवाई, ठीक है, बीआर गवाई एंड दीपंकर दत्ता थे एंड अरविंद कुमार। उन्होंने तीनों ने मिलकर के एक ऑब्जर्वेशन दी है। क्या ऑब्जर्वेशन दी है उसके बारे में देखेंगे, किस चीज को लेकर के, ऑर्डर 8 रूल 10 को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट गेव द जजमेंट इन द केस ऑफ असमा लतीफ एंड अनदर्स वर्सेस सबीर अहमद का केस है ये, ठीक है। इसमें कोर्ट ने क्या हेल्ड किया है उसको हम देखेंगे यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि मेयर फेलियर, मेयर का मतलब होता है केवल,
ओके, क्या होता है? केवल, ओनली, ठीक है। मेयर फेलियर और निग्लेक्ट, केवल फेलियर होना और निग्लेक्ट होना ऑफ अ डिफेंडेंट का, किसका? डिफेंडेंट का, किस चीज के लिए? टू फाइल, क्या फाइल करने के लिए? WS, ठीक है। अगर डिफेंडेंट फेल हो जाता है या निग्लेक्ट कर देता है क्या करने के लिए कि वो WS को फाइल नहीं करता है। कंट्रोवर्टिंग द प्लीडिंग फैक्ट्स इन द प्लेंट इन ऑल केसेस मे नॉट एंटाइटल हिम, उसको एंटाइटल नहीं बना देते हैं टू जजमेंट इन हिज फेवर अनलेस बाय एड्यूसिंग एविडेंस ही प्रूव्स हिज केस। एक तरीके से जो प्लीड में फैक्ट किए गए थे, अगर WS एक तरीके से वहां पर उन्होंने क्या नहीं किया है, वो एक तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है WS फाइल करने से, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि एक तरीके से जो जजमेंट होगा वो उसके फेवर में हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हो जाएगा। कब हो जाएगा दूसरी पार्टी के फेवर में? जब वो अपनी बात को प्रूफ कर दे। किसके थ्रू प्रूफ करेंगे? वो एविडेंस के थ्रू प्रूफ करेंगे ना, तो एविडेंस के थ्रू अगर प्रूफ कर देते हैं तो तब हो सकता है, अदरवाइज अगर वो फेलियर है ना कि वो नहीं कर पाया है WS को फाइल, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि उसके अगेंस्ट बात चली जाएगी, ठीक है, या उसके अगेंस्ट ऑर्डर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि मेयर है ना, केवल फेलियर होने की वजह से। और अगर हम बात करते हैं ऑर्डर 8 रूल 10 की, क्या बात करता है? तो ये सिंपल सी बात करता है कि जो प्रोसीजर है, कोई पार्टी फेल हो जाती है टू प्रेजेंट WS कोड फॉर बॉयकॉट, ये इसके बारे में बात करता है हमारा, ठीक है, रूल। तो वेयर एनी पार्टी, कोई भी पार्टी फ्रॉम होम रिटर्न स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड, किसी को रिटर्न स्टेटमेंट देने की रिक्वायरमेंट थी कि देना है आपको, ठीक है, अंडर रूल 1 और ऑफ रूल 9, बट वो फेल हो जाता है प्रेजेंट करने में। कब? द सेम विद इन द टाइम परमिटेड और फिक्स बाय द कोर्ट। देखो, WS देना है तो एक प्रिस्क्राइब टाइम होता है, उसी प्रिस्क्राइब टाइम में वो उसको देना होता है वहां पर, लेकिन आप उस टाइम में नहीं दे पाते तो तब क्या होगा, ठीक है। एट द केस में भी द कोर्ट शैल प्रोनाउंस जजमेंट अगेंस्ट हिम, ठीक है, मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू द सूट एज थिंग्स फिट एंड नॉन अदर प्रोनाउंसमेंट ऑफ सच जजमेंट एट डिग्री शैल बी ड्रॉन अप, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर टू एक्सटेंड द टाइम प्रोवाइडेड अंडर ऑर्डर 1 ऑफ दिस ऑर्डर फॉर फाइलिंग ऑफ WS देने के लिए जो टाइम लिमिट दिया गया ना, उसको नहीं बढ़ाया जा सकता, जो हम रूल 1 में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर वो नहीं देता है तो क्या हो सकता है? ऑर्डर हो सकता है उसके सूट के अगेंस्ट कि हाँ, एक तरीके से जो भी आपने जजमेंट प्रोनाउंस किया था वो आपका हो गया, आपने पे वो नहीं किया था, ये इसका प्रोविजन कहता था हमारा, ठीक है। ऑर्डर 8 का रूल 1, ऑर्डर 8 का रूल 10 इस बारे में बात करता था। तो यहाँ पर अभी हमारे अभी रिसेंट केस में बोल दिया गया है कि वो इंटाइटल नहीं बना देते कि उसके फेवर में केस हो जाएगा, मतलब ऑर्डर हो जाएगा, जब तक कि वो अपने एविडेंस के थ्रू उस केस को प्रूव ना कर दे। ये इस लेटेस्ट केस में हमारी ओपिनियन आई थी, अस्मा लतीफ वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दिया था, ठीक है। इसका ऑर्डर आपका है 8 रूल 10 ऑफ CPC। तो इस तरीके से हमारे आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो इसी को आज इसी तरीके से अच्छे से सपोर्ट करते रहिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच।